Hello friends, I am Vignesh Kumar. In the previous video, we discussed on metacentric height. In this video, we will see the stability of submerged bodies and floating bodies. So let's start. First, we start from stability of submerged bodies. पहले हम ये देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है. एग्जाम्पल इज we all are the example of submerged bodies. How? Because we are submerged in the fluid of air. Yes or no? Now दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि सबमरीन हो गया, वो क्या वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है. सो ये सब एग्जाम्पल हो गया सबमर्ज्ड बॉडीज़ का. अभी हम चेक करेंगे इसका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए द सबमर्ज्ड बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम. So what is the condition of equilibrium? The condition is the weight must be equal to the buoyancy force. This is the condition to equilibrium. After equilibrium में submerged body है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वो stable equilibrium में है या unstable equilibrium में है या neutral equilibrium में है. ठीक है, तो first we will check stable equilibrium. In stable equilibrium, the center of buoyancy is above the center of gravity. जैसे कि हम इसको देखेंगे, इसमें क्या है कि जो सेंटर ऑफ buoyancy है आप देख सकते हैं that is above than center of gravity. That means this body is in stable equilibrium. अभी वो कैसे stable equilibrium में है, हम ऐसा मतलब हम प्रूफ कैसे करेंगे. तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस बॉडी को थोड़ा सा हम टिल्ट करते हैं या उसको हम एक टॉर्क देते हैं ताकि वो इस साइड एक टॉर्क देते हैं. ठीक है, अभी टॉर्क ऐसे देंगे तो फिर उस बॉडी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. ये और नो. अभी उसका जो वेट है दैट इज हियर, दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड बॉयंट फोर्स इज हियर दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन. हमने टॉर्क इस साइड दिया है. अभी आप देख सकते हैं कि another resisting torque is generating and that is along opposite direction of the first torque. yes or no? इसका मतलब ये है कि वो ये बॉडी क्या चाहेगा कि वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में चला जाए. दैट इज वाई दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ कमिंग टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यू कैन सी द सेकेंड पिक्चर. इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ buoyancy B इज बिलो G. या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ buoyancy सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है. तो यहाँ पे कैसे हो गया, जैसे कि यहाँ पे भी हम एक टॉर्क देते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी टॉर्क देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क दिए तो ये सेंटर ऑफ buoyancy ये ऊपर है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये नीचे है. ये buoyancy हो गया और ये वेट हो गया और टॉर्क हमने ऐसे दिए थे. तो फिर क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि और एक टॉर्क प्रोड्यूस तो हो रहा है बट दैट इज अलोंग दैट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट टॉर्क. इसका मतलब ये बॉडी अपना ओरिजिनल पोजीशन में जाने का तो दूर, वो इस पोजीशन भी नहीं रहेगा, वो पूरा उसका पोजीशन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, तो फिर इन दिस केस यू कैन टेल दैट दिस बॉडी इज इन unstable equilibrium. Understood? Now coming to neutral equilibrium. In neutral equilibrium both the point B and G are at the same point. तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको एक टॉर्क देते हैं तो बॉडी ऐसे हो, बॉडी अभी दोनों एक ही पॉइंट में है, कोई टॉर्क जनरेट होता ही नहीं, तो जिस पोजीशन में हम उसको रखेंगे उसी पोजीशन में रह जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ बॉडीज आर नोन एज व्हाट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. अभी हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का. स्टेबल इक्विलिब्रियम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, हम जब छोटे थे तो एक टाइप का खिलौना से खेलते थे. दिस इज लाइक दिस. अभी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे होगा और हम इसको जितना भी मुक्का मारते थे वो फिर अपना पोजीशन में आ जाता था. This body is also submerged in air and it is a best example of what, stable equilibrium. अभी unstable equilibrium क्या है, जैसे कि
और एक खिलौना हम खेलते थे, उसका शेप ऐसा टाइप का था, हम इसको तो नॉट टू बोलते थे, पता नहीं अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सो जब इसको हम, जब वो ऐसे चक्कर करता था तो फिर वो तो ऐसे पोजीशन में रहता था, बट थोड़ा सा हम उसको टिल्ट करते थे तो वो पूरा गिर जाता था। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बॉल का। अभी बॉल को हम तो जितना टॉर्क देंगे वो जाके वो वैसे ही रह जाएगा, वो ना अपना ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, ना ही वो पूरा अपना से पोजीशन ही चेंज कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जस्ट एग्जाम्पल, अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो, next slide. Here you can see the stability of floating body. So floating body के लिए वही है कि पहले हम ये चेक करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, और इक्विलिब्रियम में होने के लिए ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर चुका है कि द वेट मस्ट बी इक्वल टू बॉयंसी फोर्स। बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो इसलिए कि फ्लोटिंग हो रहा है, इसका मतलब वेट ऑब्वियसली इक्वल टू बॉयंसी फोर्स होगा, ठीक है। सो नाउ वी विल चेक वेदर इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो द फर्स्ट कंडीशन यू सी, इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए द मेटा सेंटर इज अबोव जी, इसका मतलब द पॉइंट ऑफ मेटा सेंटर इज अबोव जी। यहाँ पे एक चीज़ हमको याद रखना होगा इन फ्लोटिंग बॉडी एंड सबमर्ज्ड बॉडी में, कि सबमर्ज्ड बॉडी में हमने 2 पॉइंट लिया, दैट इज़ द सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट फ्लोटिंग बॉडी में जो हम 2 पॉइंट लेंगे, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर। ओके, सेंटर ऑफ बॉयंसी लेने से प्रॉब्लम क्या होगा अभी यहाँ पे हमको पता चल जाएगा। तो हम पहले मेटा सेंटर को लेकर समझते हैं, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा कि बॉयंसी का पॉइंट हम, सेंटर ऑफ बॉयंसी हम क्यों नहीं लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द मेटा सेंटर मस्ट अबोव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, सो देखते हैं अभी इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो बॉडी फ्लोट कर रहा है वो दैट इज इन इक्विलिब्रियम, और उसको हमने एक टॉर्क दिया। टॉर्क देने के बाद बॉडी नाउ इज इन लाइक दिस। इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो एक रेजिस्टिंग टॉर्क जनरेट हो रहा है दैट इज ऑपोजिट दैट ऑफ द इनिशियल टॉर्क। वो कैसे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि वेट का जो डायरेक्शन है वो ये है, बॉयंसी फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ये है, तो फिर वो क्या ऐसा टाइप का टॉर्क दे रहा है, दैट मीन्स इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता तो फिर ये जो मेटा सेंटर है वो उसका जो पोजीशन है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नीचे होता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नीचे होगा तो फिर क्या होगा, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा सपोज यहाँ पे होता तो फिर क्या, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऐसे होता और सेंटर ऑफ बॉयंसी का जो डायरेक्शन ऐसे होता और वेट का डायरेक्शन ऐसे होता, तो फिर वो क्या उसी डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करता जिस डायरेक्शन में हम पहले ही टॉर्क दिए हुए हैं। तो फिर वो क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में दोनों एक ही पॉइंट में रहेगा। सो अंडरस्टूड व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इन फ्लोटिंग बॉडी। यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि क्या हम सिर्फ सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये पता चला सकते हैं कि फ्लोटिंग बॉडी इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है? आंसर इज नो। वो इसलिए कि जब हमने इसको एक टॉर्क दिया, उसका जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो तो हमको पता चल गया, बट और उसका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो इस साइड आएगा ये भी हमको पता चल गया, बट उसका पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा ये हमको पता नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकते
कि body is in stable or unstable or neutral by considering the center of buoyancy and center of gravity. बट मेटा सेंटर को हम कंसिडर करेंगे तो फिर हम ये पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ बोल सकते हैं. ओके, so that is why instead of taking center of buoyancy and center of gravity, we are taking center of gravity and meta center to check the stability of floating body. Okay, now coming to a problem. In this problem we will first see we calculate the metacentric height and we check whether it is in stable, unstable or neutral equilibrium. So question is, a solid cylinder diameter 4 meter in height, 4 meter diameter and height is also dono 4 meter. Find metacentric height. Okay, if the specific gravity of the material of cylinder, okay, specific gravity इसका मतलब density दे दिया है 600 and इट्स फ्लोटिंग इन वाटर. ओके, इसका मतलब वाटर का डेंसिटी भी हमको पता है विथ इट्स एक्सिस इन वर्टिकल. स्टेट वेदर इट इज इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल. ओके, सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट मेटासेंट्रिक हाइट. यहाँ पे एक चीज़ हमको जानना है कि मेटासेंट्रिक हाइट इफ़ इट इज़ कमिंग पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि द मेटासेंटर इज अबव जी. Suppose metacentric height is coming negative, then metacenter is below G. If metacentric height is coming 0, then the center of gravity and metacenter are coincide at a point. So we must know this one. Okay, so now we will calculate the metacentric height. Metacentric height का फॉर्मूला हमने पहले प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं. दैट इज आई बाई वी माइनस बी जी. आई क्या है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस विच इज़ पैरेलल टू द लिक्विड सरफेस एंड दैट मस्ट बी मिनिमम 1. बट इस प्रॉब्लम में इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं. क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर है. तो फिर सर्कुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी एक्सिस के अबाउट लेंगे एक ही आएगा. तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? हम निकाले सर्कुलर बॉडी का, सर्कुलर सरफेस का है पाई बाई 64 d4 एंड इट इज़ कमिंग 4 पाई. नाउ कमिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी. सो सबमर्ज्ड बॉडी का वॉल्यूम निकालने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि कितना हाइट सबमर्ज्ड है. तो इसलिए हम ये वाला कंडीशन पुट करेंगे, दैट इज़ द बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट. इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. तो यहाँ से हमारा आ गया कि सबमर्ज्ड वो कितना पोर्शन सबमर्ज्ड है. सो यहाँ पे क्या x इक्वल टू 2.4 मीटर हो गया. सो हाइट कितना हाइट सबमर्ज्ड है पता चल गया. तो फिर क्रॉस सेक्शन का एरिया हमको पता है, देन हाइट इनटू क्रॉस सेक्शन, तो इसलिए हम सबमर्ज्ड वॉल्यूम पता चल गया. ओके, नाउ बीजी. अभी सबमर्ज्ड हाइट हमको पता चल गया. इसका मतलब द सेंट्रोइड ऑफ द सबमर्ज्ड हाइट इज सबमर्ज्ड एरिया इज व्हाट, दैट इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी. अभी सेंटर ऑफ बॉयंसी पता चल गया और ग्रेविटी तो पहले ही पता था. तो ये दोनों से हमको बीजी आ जाएगा. तो फिर 2 - 1.2 0.8. इफ़ यू सी परफेक्टली देन एवरीथिंग यू कैन नो, नो प्रॉब्लम. सो बीजी हो गया. अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई भी पता चल चुका है, वी भी पता चल चुका है, बीजी पता चल चुका है. सारे का वैल्यू पुट कर देंगे. आंसर आ रहा है माइनस में. माइनस में आ रहा है, इसका मतलब दैट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इट मे बी आस्क्ड इन ए 2 मार्क क्वेश्चन इन गेट और EAC में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है. ठीक है. सो हियर वी फिनिश्ड द फ्लूइड स्टैटिक्स. ओके, in the next class we will start fluid kinematics. Thank you.